कभी स्टॉक चार्ट्स देखें, वो ऊपर नीचे जाती रेखाएं, बार्स। कभी कभी लगता है ना कि कोई पहेली सुलझा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, खासकर शुरुआत में। लेकिन सोचिए, अगर इन चार्ट्स को पढ़ने का एक ऐसा तरीका हो जो न सिर्फ कारगर हो बल्कि सदियों पुराना हो, जिसका इतिहास जापान के चावल बाजारों तक जाता है। दिलचस्प लगता है। आज हम इसी विजुअल भाषा पर बात करने वाले हैं, स्टीव निसन की मशहूर किताब जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग तकनीके के जरिए। हाँ, ये किताब काफी क्रांतिकारी रही है पश्चिम के लिए। बिल्कुल, और ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए कोई सूखी टेक्निकल गाइड नहीं है। ये तो बाजार की साइकोलॉजी, मतलब खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो एक लड़ाई चलती है ना, उसको समझने का नजरिया है। सही कहा, सब कुछ आसान विजुअल पैटर्न्स में कैद। तो चलिए आज इसी जापानी कैंडलस्टिक्स की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है कहाँ से? 18वीं सदी के जापान से। अच्छा, हाँ, उस समय चावल एक बहुत बड़ी कमोडिटी थी और वहाँ एक व्यापारी थे, मुनेहिसा होमा। होमा, मैंने नाम सुना है। हाँ, काफी मशहूर है वो इस फील्ड में। तो होमा ने ये महसूस किया कि कीमतें सिर्फ सप्लाई और डिमांड, मतलब मांग और आपूर्ति से ही तय नहीं होती। तो फिर ट्रेडर्स की भावनाएं, उनका डर, उनका लालच, उनकी उम्मीदें, ये सब मिलकर बाजार को चलाते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, इमोशंस का भी खेल है। बिल्कुल। और होमा ने इन भावनाओं और प्राइस मूवमेंट को, मतलब कीमतों की चाल को रिकॉर्ड करने का एक तरीका निकाला। यही कैंडलस्टिक्स की शुरुआत थी। और कमाल की बात यह है कि ये तरीका इतना असरदार था कि जापान में इसे सदियों तक, मतलब गुप्त रखा गया। हाँ, इसे एक तरह का ट्रेडिंग सीक्रेट माना जाता था। फिर आए स्टीव निसन 1990 के दशक में। उन्होंने इसे खोजा, अनुवाद किया और पश्चिम के सामने लाए। और इसने पश्चिमी तकनीकी विश्लेषण की दुनिया में जैसे एक नई जान डाल दी, क्योंकि ये सीधा सीधा बाजार के मनोविज्ञान पर चोट करता था। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा ये समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक होती क्या है, दिखती कैसी है। तो देखिए, हर कैंडलस्टिक एक तय समय, मान लीजिए 1 दिन या 1 घंटा, उसकी कहानी बताती है। और ये कहानी 4 खास कीमतों पर आधारित होती है। 4 कीमतें कौन सी? ओपन, मतलब उस पीरियड की शुरुआत में क्या कीमत थी। हाई, उस दौरान सबसे ऊंची कीमत क्या गई। लो, सबसे नीची कीमत। और क्लोज, पीरियड के आखिर में कीमत कहां बंद हुई। ओपन, हाई, लो, क्लोज, OHLC। ये तो आम बार चार्ट में भी होता है। हाँ, होता है, लेकिन कैंडलस्टिक इसे एक अलग विजुअल तरीके से दिखाती है। कैंडल का जो मोटा हिस्सा होता है ना बीच में, उसे कहते हैं रियल बॉडी। रियल बॉडी? अच्छा। ये रियल बॉडी ओपन और क्लोज के बीच का फासला दिखाती है और यहीं पर रंग काम आता है। रंग मतलब हरा और लाल? हाँ, या कभी कभी सफेद और काला भी इस्तेमाल होता है। अगर क्लोज ओपन से ज्यादा है, मतलब कीमत बढ़ी। तो बॉडी हरी या सफेद होगी। बिल्कुल, ये एक बुलिश कैंडल है, मतलब खरीदारों का जोर था। और अगर क्लोज ओपन से कम है, मतलब कीमत गिरी, तो बॉडी लाल या काली होगी। ये बेरिश कैंडल है, बिकवाली का दबाव दिखाती है। समझ गई। तो बॉडी का रंग बताता है कि उस पीरियड में नेट मूवमेंट ऊपर था या नीचे। सही। और बॉडी के ऊपर नीचे जो पतली लकीरें दिखती हैं, हाँ, वो डंडियां सी, उन्हें शैडो या विक्स कहते हैं। ये उस पीरियड के हाई और लो पॉइंट्स तक जाती हैं। अच्छा, तो पूरी रेंज दिखाती हैं ये शैडोज। हाँ, और लंबी शैडोज का मतलब है कि कीमत में काफी उतार चढ़ाव हुआ था उस दौरान, लेकिन क्लोज होते होते कीमत वापस बॉडी के पास आ गई। तो इसका मतलब हर कैंडल अपने आप में एक छोटी सी लड़ाई का नतीजा है। बिल्कुल सही कहा आप। एक तरह से ये बुल्स और बेयर्स की फाइट का स्कोर कार्ड है। जैसे अगर लंबी हरी बॉडी है तो खरीदार पूरी ताकत से जीते। हाँ, और लंबी लाल बॉडी मतलब सेलर्स यानी विक्रेता हावी रहे। और अगर बॉडी छोटी हो और शैडोज लंबी हो, तो मतलब खींचतान बहुत थी, बाजार कंफ्यूज था, तय नहीं कर पा रहा था कि किधर जाना है, कोई साफ विजेता नहीं था। यही विजुअल कहानी शायद कैंडलस्टिक्स को इतना खास बनाती है ना? हाँ बिल्कुल, एक अकेली कैंडल भी कुछ हद तक कहानी बताती है, लेकिन असली मजा तब आता है जब कई कैंडलस्टिक्स मिलकर पैटर्न बनाती हैं। पैटर्न, हाँ, निसन की किताब तो इन पैटर्न से भरी पड़ी है। सही। और ये किताब इन पैटर्न्स को पहचानने और उनका मतलब समझने के लिए एक तरह की फील्ड गाइड है। और मजे की बात यह है कि इन पैटर्न्स के नाम भी बड़े रंगीन हैं। हाँ, मैंने देखे। हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, नाम सुनकर ही कुछ अंदाजा लग जाता है। बिल्कुल, नाम अक्सर उनके आकार या उनके मतलब की तरफ इशारा करते हैं, जिससे उन्हें याद रखना आसान हो जाता है।
तो चलिए कुछ मशहूर पैटर्न्स की बात करते हैं। शुरू करें बुलिश रिवर्सल पैटर्न से, मतलब वो संकेत जो बताते हैं कि गिरावट शायद अब रुकेगी। हाँ जरूर। सबसे आम शायद हैमर है। हैमर यानी हथौड़ा। हाँ, इसका आकार बिल्कुल हथौड़े जैसा होता है। ऊपर एक छोटी सी बॉडी और नीचे एक लंबी शैडो। अच्छा, और ये बनता कब है? ये आमतौर पर एक गिरावट के बाद बनता है। इसकी कहानी ये है कि गिरावट चल रही थी, विक्रेताओं ने कीमत को और नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की, जिससे वो लंबी निचली शैडो बनी। सही। लेकिन फिर खरीदारों ने वापसी की और कीमत को ऊपर खींचा और क्लोजिंग बॉडी के ऊपरी हिस्से में यानी ओपन के पास या उससे भी ऊपर करवाई। तो ये ऐसा है जैसे खरीदारों ने गिरावट के तल पर एक हथौड़ा मार दिया हो। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि बॉटम पर खरीदारी का इंटरेस्ट आ रहा है और ट्रेंड बदल सकता है। ये पैटर्न अकेले ही काफी होता है या इससे किसी और चीज के साथ देखना चाहिए? देखिए, निसन हमेशा कहते हैं कि संदर्भ जरूरी है। हैमर पैटर्न खास तौर पर तब ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब ये किसी गिरावट के बाद किसी पुराने सपोर्ट लेवल के पास बनता है। अच्छा, मतलब पिछली बार जहां से बाजार पलटा था वहां अगर हैमर बने तो ज्यादा भरोसेमंद है। हाँ, अकेला हैमर कहीं बीच में बने तो शायद उतना पावरफुल ना हो, लेकिन सही जगह पर बनने से इसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, हैमर के अलावा और कौन सा बुलिश पैटर्न खास है? एक और बहुत मजबूत पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्फिंग मतलब निगल लेना। हाँ बिल्कुल। ये 2 कैंडल का पैटर्न है। इसमें पहली कैंडल एक छोटी लाल मतलब बेरिश कैंडल होती है। ठीक है, गिरावट वाली कैंडल। और उसके बाद अगली कैंडल एक बड़ी हरी मतलब बुलिश कैंडल होती है, जो पहली लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है। पूरी तरह निगलने का मतलब हरी कैंडल का ओपन पहली लाल कैंडल के क्लोज से नीचे होता है और उसका क्लोज पहली लाल कैंडल के ओपन से ऊपर होता है। वो हरी कैंडल लाल कैंडल की पूरी रेंज को कवर कर लेती है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि खरीदार अचानक बहुत ताकत से आए। हाँ, इतनी जोरदार वापसी की कि पिछले दिन की सारी मंदी, सारी नकारात्मकता को जैसे मिटा दिया। ये तो बाजार में अचानक आई खरीदारी की लहर का साफ संकेत लगता है। बिल्कुल। सोचिए, पिछले दिन बिकवाली का माहौल था और अगले ही दिन खरीदार इतने हावी हो गए कि ना सिर्फ गिरावट रोकी बल्कि कीमत को पिछले दिन के हाई से भी ऊपर ले गए। ये सेंटीमेंट में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। ये वाकई पावरफुल लगता है। और कोई खास बुलिश पैटर्न? एक और है मॉर्निंग स्टार। ये 3 कैंडल वाला पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा, नाम तो उम्मीद जगाता है। हाँ, और ये बनता भी गिरावट के बाद है, जैसे अंधेरे के बाद सुबह का संकेत। अच्छा, इसमें पहली कैंडल एक लंबी लाल कैंडल होती है जो जारी गिरावट दिखाती है। ठीक। दूसरी कैंडल एक बहुत छोटी बॉडी वाली कैंडल होती है। इसका रंग ज्यादा मायने नहीं रखता। ये पहली कैंडल से गैप डाउन होकर बनती है, मतलब नीचे खुलती है। इसे ही स्टार कहते हैं। गैप डाउन होकर छोटी बॉडी, ये क्या दिखाता है? ये अनिर्णय या ठहराव दिखाता है। मतलब गिरावट तो थी, लेकिन अब बाजार थोड़ा रुका है, सांस ले रहा है, तय नहीं कर पा रहा है। अच्छा, गिरावट का मोमेंटम कम हो रहा है। हाँ, और फिर आती है तीसरी कैंडल। ये एक मजबूत हरी कैंडल होती है जो तेजी से ऊपर जाती है और पहली वाली लाल कैंडल के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर कर लेती है। तो ये पूरा सीक्वेंस हुआ, गिरावट, लंबी लाल कैंडल, फिर अनिश्चितता, छोटा स्टार, और फिर तेजी की वापसी, मजबूत हरी कैंडल। बिल्कुल, ये तीनों मिलकर एक शक्तिशाली बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाते हैं। मॉर्निंग स्टार काफी भरोसेमंद माना जाता है। ये तो हो गए कुछ बुलिश पैटर्न। अब जरा उल्टी तरफ चलते हैं, वो पैटर्न जो चेतावनी देते हैं कि तेजी शायद खत्म हो रही है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स। हाँ, उनकी बात करते हैं। इसमें एक है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, लटका हुआ आदमी, नाम तो डरावना है। हाँ, और ये संकेत भी चेतावनी का ही देता है। दिखने में ये बिल्कुल हैमर जैसा होता है, छोटी बॉडी ऊपर और नीचे लंबी शैडो। बिल्कुल हैमर जैसा। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है संदर्भ का। हैमर गिरावट के बाद नीचे बनता है, जबकि हैंगिंग मैन एक तेजी के रुझान के शिखर पर मतलब टॉप के पास बनता है। अच्छा, तो लोकेशन का फर्क है। लेकिन अगर बॉडी ऊपर है, मतलब क्लोजिंग हाई के पास हुई, तो ये मंदी का संकेत क्यों? यही तो कैच है। हाँ। भले ही क्लोज हाई के पास हुआ, लेकिन वो लंबी निचली शैडो क्या बताती है? वो बताती है कि दिन के दौरान या उस पीरियड के दौरान विक्रेताओं ने कीमत को काफी नीचे खींचा था।
मतलब ऊंचाई पर बिकवाली का दबाव आया था। सही। भले ही खरीदार अंत में कीमत को वापस ऊपर ले जाने में कामयाब रहे, बिल्कुल। लेकिन वो शैडो दिखाती है कि ऊंचाई पर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। ऐसा लगता है मानो बाजार ऊंचाई पर लटक रहा है, अपनी पकड़ खो रहा है। तो ये एक तरह की वार्निंग है कि ऊपर सावधान रहें। बिल्कुल, ये एक शुरुआती चेतावनी है कि तेजी कमजोर पड़ सकती है। कंफर्मेशन के लिए अगली कैंडल देखना जरूरी होता है। ठीक है, अगला बेरिश पैटर्न। अगला है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। हाँ। ये बुलिश एंगल्फिंग का ठीक उल्टा है। अच्छा, तो इसमें एक छोटी हरी कैंडल होगी पहले। हाँ, एक छोटी हरी मतलब बुलिश कैंडल होगी जो जारी तेजी दिखा रही है, और उसके बाद एक बड़ी लाल यानी बेरिश कैंडल आएगी जो पिछली हरी कैंडल को पूरी तरह निगल लेगी। मतलब लाल कैंडल का ओपन हरी कैंडल के क्लोज से ऊपर होगा और क्लोज हरी कैंडल के ओपन से नीचे। बिल्कुल सही। ये पैटर्न दिखाता है कि विक्रेताओं ने अचानक बाजार पर कब्जा कर लिया है और पिछले दिन की सारी तेजी को न सिर्फ खत्म किया बल्कि कीमत को और नीचे ले गए। ये भी काफी मजबूत संकेत लगता है कि ट्रेंड बदल रहा है। हाँ, ये अक्सर तेजी के ट्रेंड के अंत का एक विश्वसनीय संकेत माना जाता है। और फिर मॉर्निंग स्टार का उल्टा भी होगा। हाँ, इवनिंग स्टार। ये भी 3 कैंडल का पैटर्न है और तेजी के बाद टॉप पर बनता है। तो इसमें पहली कैंडल हरी होगी। हाँ, पहली कैंडल एक लंबी हरी कैंडल होगी जो जारी तेजी दिखाएगी। दूसरी कैंडल एक छोटी बॉडी वाला स्टार होगी जो पहली से गैप अप होकर बनेगी। गैप अप मतलब ऊपर खुलकर। हाँ, ये फिर से अनिर्णय या ठहराव का संकेत है, लेकिन इस बार तेजी के बाद। और तीसरी कैंडल एक मजबूत लाल कैंडल होती है जो तेजी से नीचे आती है और पहली वाली हरी कैंडल के काफी हिस्से में उतर जाती है, मतलब उसके आधे से ज्यादा हिस्से को कवर कर लेती है। तो ये हुआ तेजी, ठहराव और फिर मंदी की शुरुआत। बिल्कुल, जैसे मॉर्निंग स्टार सुबह का संकेत है, इवनिंग स्टार शाम का संकेत देता है, मतलब तेजी के दिन अब ढल रहे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। निसन की किताब में तो ऐसे शायद दर्जनों पैटर्न हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। हर पैटर्न बाजार की साइकोलॉजी की एक अलग कहानी कहता है। शूटिंग स्टार, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग पैटर्न, लिस्ट लंबी है। लेकिन सिर्फ इन पैटर्न्स को रट लेना ही काफी है या कुछ और भी ध्यान में रखना होता है? नहीं, सिर्फ रटना काफी नहीं है, बल्कि निसन खुद इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? निसन का मूल मंत्र है कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग, मतलब संदर्भ ही सब कुछ है। इन पैटर्न्स को हमेशा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। बड़े परिप्रेक्ष्य से क्या मतलब है? मतलब ये पैटर्न कहाँ बन रहा है? क्या ये किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे बन रहा है? क्या ये किसी बड़े ट्रेंड की दिशा में बन रहा है या उसके खिलाफ? वॉल्यूम कैसा है जब ये पैटर्न बन रहा है? अच्छा, मतलब अकेला पैटर्न एक पजल का सिर्फ एक टुकड़ा है, पूरी तस्वीर नहीं। बिल्कुल। एक कैंडलस्टिक पैटर्न एक संभावना बताता है, कोई गारंटी नहीं देता। इसकी पुष्टि दूसरे फैक्टर से होनी चाहिए। मान लीजिए एक हैमर बना, लेकिन वो किसी मजबूत रेजिस्टेंस लेवल के ठीक नीचे बना, तो शायद वो उतना बुलिश ना हो। हाँ, समझ गया। लोकेशन बहुत जरूरी है। और नित्सन ये भी नहीं कहते कि आपको अपना बाकी का टेक्निकल एनालिसिस छोड़ देना चाहिए, जैसे ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज या दूसरे इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD वगैरह। तो वो इन्हें साथ में इस्तेमाल करने को कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो कैंडलस्टिक्स को पश्चिमी तकनीकी विश्लेषण के साथ मिलाने की सलाह देते हैं। इसे ऐसे समझिए कि कैंडलस्टिक्स आपके एनालिसिस टूलकिट में एक और लेंस जोड़ते हैं। एक ऐसा लेंस जो शायद बाजार की शॉर्ट टर्म भावनाओं को बेहतर पकड़ता है। हाँ, बिल्कुल। ये अल्पकालिक भावनाओं और संभावित मोड़ों को पकड़ने में खास तौर पर मददगार हो सकता है। और जब कैंडलस्टिक का संकेत और आपके दूसरे इंडिकेटर का संकेत एक ही दिशा में इशारा करें, तो वो सिग्नल ज्यादा भरोसेमंद हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक लंबी गिरावट के बाद किसी महत्वपूर्ण पुराने सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है और उसी समय आपका RSI इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकल रहा है, तो ये दोनों मिलकर एक ज्यादा मजबूत खरीदने का संकेत देंगे, बजाय इसके कि सिर्फ पैटर्न पर भरोसा किया जाए। हाँ, ये बात तो सही है। मल्टीपल कंफर्मेशन हमेशा बेहतर होता है। तो निसन की अप्रोच काफी बैलेंस्ड है। वो पूरब और पश्चिम की तकनीकों को मिलाने की बात करते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो स्टीव निसन की किताब और ये जो जापानीज कैंडलस्टिक तकनीक आखिर इतनी खास क्यों मानी जाती है? इसका सबसे बड़ा योगदान क्या है? मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसने ट्रेडर्स को बाजार की भावना को, मतलब मार्केट सेंटिमेंट को सीधे चार्ट पर देखने का एक बहुत ही विजुअल और सहज तरीका दिया। हाँ, ये सिर्फ नंबर और लाइनें नहीं रह जाती। सही।
ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की वो रस्साकशी, उनका आत्मविश्वास, उनका डर, ये सब कहानी की तरह दिखने लगता है। आप चार्ट पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कब बाजार में कंफ्यूजन है, जैसे वो डोजी या छोटी बॉडी वाली कैंडल। हाँ, या कब एक पक्ष पूरी तरह हावी है, जैसे वो लंबी मारूबोजू कैंडल, और सबसे जरूरी, कब शक्ति का संतुलन बदल रहा है, जैसे वो रिवर्सल पैटर्न। तो ये बाजार के मनोविज्ञान को डिकोड करने का एक शक्तिशाली जरिया है। बिल्कुल, और ये समझ सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, बल्कि लंबी अवधि के निवेश के लिए भी अहम हो सकती है, क्योंकि बड़े ट्रेंड्स की शुरुआत भी तो अक्सर ऐसे ही छोटे-छोटे भावनात्मक बदलावों से होती है, जिन्हें कैंडलस्टिक्स शायद जल्दी पकड़ सकते हैं। तो ये तकनीक बाजार को देखने का एक अलग नजरिया देती है, आंकड़ों के साथ साथ मानवीय पहलू, मानवीय भावनाओं को भी महत्व देती है। सही कहा। इसीलिए बाजारों में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो नया हो या अनुभवी, कैंडलस्टिक्स को समझना एक बहुत ही उपयोगी स्किल हो सकता है। ये एक तरह से बाजार की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी भाषा सीखना जो बाजार की नब्ज बताती है, और ये भाषा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले जापान के चावल बाजारों में थी। तो अगली बार जब कोई वित्तीय चार्ट देखें तो सिर्फ ऊपर नीचे जाती कीमतों पर ही ध्यान न दें, उन कैंडलस्टिक्स पर भी गौर करें। उनकी शक्ल, उनके रंग, वो कहाँ बन रही हैं, वो क्या कहानी कह रही हैं। हाँ, उन कहानियों को पढ़ने की कोशिश करें, शायद बाजार के बारे में कुछ नया और दिलचस्प पता चल जाए। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने बात की कि कैंडलस्टिक्स काफी हद तक इंसानी भावनाओं, डर और लालच का प्रतिबिंब है ना? हाँ, बिल्कुल। अब जब ट्रेडिंग का एक बड़ा हिस्सा, बल्कि शायद ज्यादातर हिस्सा, एल्गोरिदम्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स के हाथों में जा रहा है, जो भावनाओं से परे होकर नियमों के आधार पर काम करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या भविष्य में इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स की प्रभावशीलता कम हो जाएगी, क्योंकि वो मानवीय भावनाएं शायद उतनी सीधी तरह से बाजार में ना दिखें? या फिर क्या होगा कि एल्गोरिदम्स भी आखिर में इंसानी व्यवहार के पैटर्न को ही पहचान कर उन्हें दोहराने लगेंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि टेक्नोलॉजी बाजार के इस भावनात्मक पहलू को कैसे बदलती है। वाकई एक बहुत अहम सवाल है भविष्य के लिए। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प विषय की गहरी पड़ताल के साथ।